नहीं है अकाउंटिंग में काम करने, तुम लोग सिर्फ गलती निकाल सकते हो। अकाउंटिंग में जिसको काम करना होता है उसकी अप्रोच ही डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 तो चले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने 3 तक देखा होगा, जो मैं एक एजम्पशन के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा है नहीं देखा है नहीं पता, तो आजम भाई खाली मेरे को बता दे कि आपने देखा है कि नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई वालेकुम सलाम। आजम भाई आपने देखा है क्या? जी जी हाँ देखा मेरा जो है, मैं करा भी वो प्रॉब्लम फिर से, चलें, गुड हो गया। लेकिन पूरे नहीं किया, थोड़े किया था तो। चलिए कोई नहीं है, बस स्टार्ट ऐसे ही होता है। cannot see the screen. स्क्रीन आई एम शेयरिंग, आई थिंक इट इज गोइंग स्क्रीन। ओके, assignment number 4, question number 1. Rather manufacturing a calendar end corporation, manufacturing a calendar end corporations had 17,000 spoilage during year April, यानी उनके पास जो spoilage है 17,000 का है, and production management categorized it as abnormal. उसने उनको क्या categorize किया? Abnormal. The spoilage has incurred on job number 532 and that has sold 3 months later at the cost of 459,000. ये कौन? ये जॉब, पूरा का पूरा जॉब बिका है 459 पे। Which of the following correctly describe the impact of the spoilage in the Darden's unit manufacturing cost and the year end profit? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं दो चीजें, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो ये जो लॉस होता है अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस होता है, तो ये हमेशा क्या होता है? चार्ज टू गुड यूनिट, जो अच्छी यूनिट होती है उसके ऊपर चार्ज होता है। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लॉस, ठीक है, ये जो होता है ये एबनॉर्मल नेचर का होता है, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज ड्यू टू नेग्लिजेंस और समथिंग, नेग्लिजेंस, या ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है, ये एबनॉर्मल होता है। उसके बाद इसको क्या होता है? इसको इसकी जो अकाउंटिंग करते हैं वी ट्रीट इट सेपरेटली, हम इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेटली। अगर कोई चीज सेपरेटली ट्रीट हो गई तो इसको गुड यूनिट पे कोई चीज चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ये एबनॉर्मल लॉस दोबारा जब मार्केट में बिकेगा तो इससे जो पैसा आएगा वो हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे डाल देंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लिखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटली ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अभी हमसे क्या पूछ रहा है? एयर ऑपरेटिंग इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो भी आपका जो लॉस होगा, स्पॉइलेज होगा, वो जो है आपका उतना से क्या हो गया? इनकम आपका घट गया, ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? डिक्रीज हो गया। अब मैं इसकी अकाउंटिंग सिखा देता हूँ ताकि आपको सेकंड वर्ड की रीजनिंग समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले आपने ये प्रोसेस अकाउंट बनाया है, आपने ये प्रोसेस अकाउंट बनाया। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा था? किरत गेट बंद करो। तो आपने यहाँ पे बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के यहाँ से उठा दिया,
मान लो 1500 का लॉस हुआ, आपने उठा दिया, ये प्रोसेस अकाउंट अभी बना हमारा, ठीक है। अब ये प्रोसेस अकाउंट पे 17,000 रुपये का 1500 का आया। अब ये चूंकि जब एबनॉर्मल अकाउंट रहेगा तो वो लिखेगा मैं आया हूँ प्रोसेस अकाउंट से, मैं आया हूँ प्रोसेस अकाउंट से, लेकिन जब मैं क्लोज होऊंगा तो मैं कहाँ पे जाके क्लोज हो जाऊंगा, पीएल अकाउंट पे क्लोज हो जाऊंगा। इसका मतलब है इसके कारण हमारा ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दिस इज द रीजन फॉर दैट। अब एक क्वेश्चन आता है कि बलदेविन पेंटिंग कंपनी यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम एंड अप्लाइज द ओवरहेड बेस्ड ऑन द मशीन आवर। अब अगला सामने से क्लियर है कि हम मशीन आवर्स पे अपनी कॉस्टिंग को अलोकेट करते हैं। अब उसने बताया कि 150 जो 1000 जो है मशीन आवर है पूरे साल का। उसके बाद बोल रहा है कि हमने 1000 के ऑर्डर पे हमने ये सारे खर्चे किए हैं, बंद किए। उसके बाद है कि हमने 1000 के ऊपर हमने उसको कैलकुलेशन, द अकाउंटेंट कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 4.3 पर यूनिट। उसके बाद एंड द एनुअल बजटेड हमको डॉलर्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करनी है वो देख लें। तो सबसे पहले हमने क्या लेनी है, हमने समझनी है कि ये हमसे एक नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में बात करता है, क्योंकि हम लोगों ने कल यहाँ पे कहीं पे लिखा था, अगर लास्ट, हाँ ये वाला चीज याद रखना है आपको, यानी हम ये फॉर्मेट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इस फॉर्मेट में यूज किया, इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया होगा, उसने मटेरियल के सही कॉस्ट लिए होंगे, यानी एक्चुअल कॉस्ट लिए होंगे। तो मटेरियल के एक्चुअल कॉस्ट उसने लिए होंगे जो कि 1000 रुपीज़ की है। उसके बाद आपके जो है लेबर के कॉस्ट होंगे जो कि हमारी 1500 की है। उसके बाद जो है हमारे ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और साथ में उसने बताया कि हमने जब टोटल कॉस्ट कोट किया तो हमने टोटल कॉस्ट कोट किया था 4.3 पर यूनिट, 4.3 पर यूनिट कोट किया। इसका मतलब है पर यूनिट कोट किया हमने। अब हमने चूंकि यूनिट हमारे पास कितना था, 1000 यूनिट था, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया। इसका मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट जो होना था वो क्या होना था, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमको बाकी चीजें पता थी तो ओवरहेड हम क्या निकालेंगे, ओवरहेड हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये आ गया। अब ये हम यहाँ पर कैसे लेंगे, दिस माइनस सम ऑफ ऊपर का 2, यानी तो हमारा ये निकल गया बैलेंसिंग फिगर। अब ये मेरे को पता है कि अब क्योंकि आवर्स जो यूज है वो भी मेरे को पता है कि कितने आवर्स यूज हुए हैं, 450 आवर्स यूज हुए हैं, 450 आवर्स यूज हुए हैं। अब पर आवर्स का रेट मेरे को पता चल जाएगा कैसे, 450 आवर्स यूज हुए, पर आवर्स का रेट हम कैसे पता करेंगे, 1800 डिवाइड बाई 30 यानी 4। अब टोटल हमारे पास जो बजटेड आवर थे वो कितने थे, 150,000 के। अब हमसे एक बजटेड ओवरहेड पूछ रहा था, तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय ये 4 कर देंगे तो हमको पता चल गया। तो ये वाला कॉस्टिंग जब आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा केयरफुल होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है, आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन कि मैक इनकॉर्पोरेशन यूजेस अ वेटेड एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। अब मैक जो है वेटेड एवरेज प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। मैक इनकॉर्पोरेशन जो है वो वेटेड एवरेज प्रोसेसिंग कॉस्ट को यूज कर रहा है, और साथ में बताया गया कि मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस पे,
और बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर मंथ ऑफ अक्टूबर पे हमारा क्या हो गया कि ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, तो हमारे जो खर्चे हैं ड्यूरिंग द मंथ एंड पे, वो ये सारे हमारे खर्चे हैं मटेरियल एंड कन्वर्जन पे। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमारा 1 अक्टूबर के दिन है कितने का, 5000 यूनिट का, जो कि 4300 जिसकी वैल्यू की गई है। एंड बोल रहा है कि दैट वाज 20% कंप्लीट, जो कि 20% कंप्लीट है। ड्यूरिंग द ईयर में हमने 27,000 यूनिट क्या किया, ट्रांसफर आउट किया, और इन्वेंट्री एट द एंड हमको दी हुई है 3000 की। और साथ में बताया कि अब जो इन्वेंट्री की जो पोजीशन है वो 50% कंप्लीटेड पोजीशन है। अब हमको बताना है वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन समझना। जब भी आप कोई काम करने बैठो तो आप सबसे पहले एक प्रोडक्शन फ्लो को लिख लो। प्रोडक्शन फ्लो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये एक चीज़ को समझ ली, आपके सारे मसले सेट है। तो ओपनिंग, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, यूनिट, फिनिश्ड, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो ये आपको समझने हैं। अब इसमें क्या है कि ये वेटेड एवरेज हमसे क्वेश्चन करवा रहा है। तो सबसे पहले सिचुएशन हमारे पास जो बनती है वो क्या बनती है, ये आपको प्रोडक्शन फ्लो समझ आने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है इस क्वेश्चन पे कि हम इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमारे पास 5000 यूनिट था। हमारे पास कितना यूनिट था, 5000 यूनिट था। उसके बाद बोल रहा है कि हमने ड्यूरिंग द सितंबर इतना यूनिट ट्रांसफर्ड आउट किया, यानी कि 27,000 यूनिट हमारे ट्रांसफर आउट हो गए। और साथ में बता रहा है कि 3000 यूनिट अभी मेरे पास बचे हुए हैं। 3000 यूनिट मेरे पास बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाकी जो हम इंट्रोडक्शन किया होगा वो कितना किया होगा, ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका ये कितना बनता है, 30,000। 30,000 बनता है और 30 में से 5 निकल गया। इसका मतलब ये है कि आपने इंट्रोड्यूस करा होगा 25,000। आपने इंट्रोड्यूस करा होगा कितना, 25,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये वाला चीज आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब हम आते हैं कॉस्टिंग पे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमसे कॉस्टिंग पे समझनी है। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेंट्री 27,000 क्या हुआ है, यूनिट ट्रांसफर्ड हो गया। तो ये 27,000 जब ये ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर 100% खर्च कर चुके हैं। दिस इज 100% कंप्लीटेड, 100% कंप्लीटेड। तो इसकी इक्विवेलेंट यूनिट जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, पूरी की पूरी मल्टीप्लाई बाय दिस कर देना, तो आपको कितना हो जाएगा, 27,000। और जो क्लोजिंग पे आपकी जो चीज़ें बचती हैं वो 50% की बचती है। कितने परसेंट की बचती है, 50% की बचती है। तो इसका इक्विवेलेंट यूनिट जो आएगा वो कितना आएगा, 28,500। ये इक्विवेलेंट यूनिट, ये इक्विवेलेंट यूनिट। अब क्योंकि हम जब वेटेड एवरेज कॉस्टिंग करते हैं तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, कितना यूनिट फिनिश एंड ट्रांसफर्ड है और कितना हमारे हाथ में स्टॉक है। तो दोनों मिला के हम टोटल इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं विच इज इक्वल टू द प्रोडक्शन। तो मेरे को पता चल जाता है कितना, 28,500। अब जो हमारे पास कॉस्टिंग है वो क्या है, हमारे पास ओपनिंग में कॉस्ट था कितना, 4300 का था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग कॉस्ट 4,300। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे परचेज लाते हैं, कितना हमने साल में इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस कॉस्ट के मामले में क्या क्या, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया और कन्वर्जन कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया। तो मटेरियल हमारा कितने का लगा था, 39,700।
और नीचे पे कितना लगा था कन्वर्जन कॉस्ट पे 70,000। तो इसका मतलब है कि हमने टोटल आज तक कितने पैसे लगा दिए उस पूरे प्रोसेस पे 114,000। तो हमारा पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट कितना आता है, इसका हम सिंपल तरीका ये निकालते हैं, दिस डिवाइड बाय 28,400। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि मेरा पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट जो है वो 4 रुपए का आ रहा है। तो ये हमको करना पड़ेगा, दिस इज द मिनिमम थिंग्स व्हाट वी नीड टू डू। अब जो है ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम था। ये हमारा कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम था, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम था ये, जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज कर रहे थे और हम निकाल रहे थे। सबसे पहला काम ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन साइकिल है, दिस इज योर प्रोडक्शन CYCLE प्रोडक्शन साइकिल है। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया रहेगा आपको सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है व्हेन यू आर डूइंग फॉर द वेटेड एवरेज। दिमाग पे खोल के लिख लीजिए कि आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक कि आपने कितना आउट किया उसकी परसेंटेज, आपको जितना आपने यूनिट ट्रांसफर्ड कर दिया, फिनिट्स एंड ट्रांसफर्ड होता है, एंड ट्रांसफर्ड जो होता है वो उसको हमने लेना है, उसकी 100% कंप्लीट हुई तभी वो जाके ट्रांसफर हुआ, बाकी जो है वो प्रोसेस में, इसका मतलब है कि अभी उस पर पार्शियल काम कंप्लीट हुआ है। हमने उसकी इक्विवेलेंसी निकाली है, इक्विवेलेंट यूनिट निकाली है, तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट पता चल गया, टोटल कॉस्ट इनकर्ड पता चल गया, उस पीरियड का टोटल कॉस्ट पता चल गया। अब हमने उससे इक्विवेलेंसी पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आपने करनी है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक आता है, ड्यूरिंग द ईयर करोसिव केमिकल हैड द फॉलोइंग सेलेक्टेड डेटा कंसीडरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस। इसमें हमने यूज क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको वेटेड एवरेज प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करने हैं, ठीक है। अब हमसे क्या चाहिए, क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए हमको, कि मेरे एंड में कितने का रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है। तो हम सबसे पहले फिर इसके इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोडक्शन लाइन पे ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारा लाइन है, हम फिर से ये लाइन यहाँ लाते हैं और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है कितना, 100 यूनिट है। उसके बाद जो है हमारा यूनिट जो है वर्क इन प्रोग्रेस पे कितना है, 10 बचा हुआ है। अब चूंकि हमसे किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन बी केयरफुल, मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जब मटेरियल के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब है, और साथ में कन्वर्जन कॉस्ट पे परसेंटेज कंप्लीशन दिया है, यानी मटेरियल को एज्यूम करूंगा कि 100% कंप्लीटेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100%, ये लिखेंगे 100%। तो इसकी इक्विवेलेंसी जो निकलेगी, इसकी जो इक्विवेलेंसी निकलेगी वो क्या निकलेगी, इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट हमको पता चल गया कितना आया हमारा, 140 आया। ठीक है, हो गया। अब हम सॉरी ये 10 था, तो हमारे पास कितना आ गया, 110 आ गया। अब हम इस पे क्या करने जा रहे हैं, अब बोला है कि ऑल मटेरियल, जितना भी हमने मटेरियल यूज करते हैं। अब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से लिख सकते हो, आपके पास बिगनिंग में 20 था और साथ में आपने इंट्रोड्यूस कितना किया था, 90 करा था। तो देखिए 92 नोट 11, और नीचे में भी जब आप ऐड कीजिएगा तो 110 यानी 110 हो गया। अब बोल रहा है ऑल मटेरियल आर एडेड इन द बिगिनिंग एंड द कन्वर्जन आर एडेड व्हेन दे कम टू द प्रोसेस। उसके बाद बोल रहा है द बिगिनिंग में, द बिगिनिंग WIP में क्या बोल रहा है, 120 रुपए का रॉ मटेरियल है। तो हम अभी सिर्फ रॉ मटेरियल का बात कर रहे हैं, तो हम लेंगे ओपनिंग पे रॉ मटेरियल हमारा कितने का है, 120 का है, तो हम 120 लेंगे, ओपनिंग का 120। कन्वर्जन का भी हम नहीं ले रहे क्योंकि हम कन्वर्जन पे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कन्वर्जन को हम छोड़ देते हैं एक वर्ड के लिए। और साथ में बोल रहा है मटेरियल आपने ऐड किया 540 का, तो आपने मटेरियल एडेड कितने का है, 540 का, 540 का। उसके बाद जो है बाकी जो है आपने कन्वर्जन कॉस्ट ऐड किया, तो वो आपको नहीं लेना। अब आपने दोनों को ऐड करनी है। अब आपकी जो है वो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितने की आ गई जी, 660 की आ गई। अब आपको इक्विवेलेंट
कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट फॉर मटेरियल, तो हम कैसे निकालेंगे? दिस 60 डिवाइड बाय 110, इसका मतलब है कि पर कॉस्ट का 10 आएगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा था क्लोजिंग में स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल बताना है, क्लोजिंग स्टॉक पे मटेरियल बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 इंटू 10 कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने 60 हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक पे मटेरियल इंक्लूडेड है। तो इस तरह से हम आंसर 60 कर लेंगे। अब सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन कंसीडरिंग द नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल लॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरेटिकली द बेस्ट अकाउंटिंग मेथड फॉर द स्पॉइलर। उसके बाद बोल रहा है नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल शुड बी चार्ज टू द सेपरेट एक्सपेंसेस, गलत बात। नॉर्मल शुड बी चार्ज टू द गुड यूनिट एंड एब्नॉर्मल शुड बी ट्रीटेड सेपरेट। डेफिनेशन कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों पे सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब हमसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इसमें मेथड कौन सी यूज करनी है। सबसे पहले बोल रहा है कि कॉल्ट कंपनी यूजेस अ वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम यूज करता है। उसके बाद बोल रहा है कि केमिकल बी तभी होगा जब अगर बी कैन बी ओनली कंप्लीटेड व्हेन द प्रोडक्शन इज 80% कंप्लीट। बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेंट्री पे कितना था, 20,000 था, जो कि 90% कंप्लीटेड था। इसका मतलब है उसके ऊपर में कोई बी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। और 70,000 हमने स्टार्ट किया है और 65,000 हमने कंप्लीट किया है। ठीक है जी, तो हम 65,000 अभी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी एट द एंड जो इन्वेंट्री बची हुई है बोल रहा है वो 60% कंप्लीट है। यानी कि हम अब इसको एक बार फिर से प्रोडक्शन लाइन पे लिखते हैं, एक बार हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हम हमारे पास WIP में कितना है, 20,000 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, तो हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एक बार प्रोडक्शन लाइन यहाँ से, फिर एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कितना है, 20,000 जो है, बिगनिंग में 20,000 है। उसके बाद है बिगनिंग इतना है, 90% कंप्लीट है। ड्यूरिंग द ईयर 70,000 स्टार्ट हो रहा है, 70,000 स्टार्ट हो रहा है। और साथ में क्वेश्चन बोला 65,000 कंप्लीट हो रहा है, 65,000 कंप्लीट हो रहा है। तो जो बच रहा है वो क्या हो रहा है, वेयर कंप्लीटेड एंड लो लॉस। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। वो टेक्निकलिटीज ये थी कि हमने इस जब क्वेश्चन को जब कर रहे थे तो हमको समझ के ये करना होता है कि ये 70 जो इंट्रोड्यूस हुआ है और ये 65 जो कंप्लीट हुआ है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस 65 इज कंप्लीटेड अगेंस्ट दिस 70,000। तो इसका मतलब अभी जो हम अगर डालते तो ये 60 ये कंप्लीट हो रहा है अगेंस्ट दिस, बिकॉज इस पे ऑलरेडी हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया हुआ था। बाकी जो हम 70 कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसमें से 65 कंप्लीट हुआ है। यानी अभी हमारे पास क्लोजिंग में जो बच रही है, वो क्या बच रही है, प्लस यानी हमारे पास 25,000 अभी क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इस साल जो हमने इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड वाला जो पार्ट था वो हम यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम जब बी को इंट्रोड्यूस करते हैं देन जब हमारा 80% ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट रहता है, तो इन दिस सिनेरियो हमारा जो बी का जो इक्विवेलेंसी यूनिट आएगा वो आएगा 65,000, सेम जितना हम यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ समझ के करने का। यहाँ पे क्वेश्चन ये हमसे पूछता है कि ओस्टर कंपनी यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम, हमसे यूज करवाता है। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है। अब इसमें हमसे सब चीजें समझना चाहता है, पूरा का पूरा अपने आप में ये सिस्टम है। तो हम ये वाला प्रोसेस को एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि देखिए जी, आपके ओपनिंग पे मटेरियल कितने का था, आपके ओपनिंग में मटेरियल था 40 का और कन्वर्जन कॉस्ट 32 का था। तो हम यहाँ पे 40,000 मटेरियल का लिख ले रहे हैं और इधर पे हम 32,000 32,000 इसका लिख ले रहे हैं। 32,500 हम कन्वर्जन कॉस्ट का लिख ले रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट लिख ले रहे हैं, और इधर हम मटेरियल का लिख रहे हैं। हो गया जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओपनिंग पे हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि मटेरियल पे हमने 700,000 खर्च कर लिए हैं, मटेरियल हमने करंट ईयर पे खर्च किया है, और साथ में हमने कन्वर्जन कॉस्ट पे 617,500 खर्चा किया। 617,500 हमने खर्च किए हैं, 617,500 हमने खर्च किए हुए हैं, ये न्यू एडिशनल। तो हमारा अगर टोटल खर्च कोई बात करें तो हम मटेरियल के ऊपर कितना खर्च किया हुआ है, इतना, और ओवरहेड के ऊपर इतना, ये दोनों मिला के हमारा कॉस्टिंग बन गया। मैं कॉस्टिंग पे थोड़ा सा, ये 7 लाख की थी, ये अब हमारी कॉस्टिंग बन गई 72,500 और 7,613। इसका मतलब है ये पूरा आ गया 1390, ये हमारा कॉस्ट आ गया। अभी तक हमने अभी तक इस पे कोई वर्किंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। All material are introduced at the beginning of the manufacturing and the conversions are incurred uniformly throughout the production. The conversions at the plant बोल रहा है, conversion जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, at plant personal reveals that on an average जो कंप्लीट हुआ है वो 25% कंप्लीट हुआ है, स्पॉइलेज नहीं है, और साथ में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है कि देखिए आपकी जो प्रोडक्शन कंप्लीटेड है वो 60,000 है, और जो बची हुई है यानी दिस इज 60,000 है, और जो बची हुई ये स्टॉक है वो है आपको 20,000 की। तो अगर हम एक बार 100 लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियल, तो जब हम मटेरियल के लिए लेंगे और एक बार हम लेंगे 100 और इधर में कन्वर्जन पे 25 है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो दो लेवल पे बनेगा। एक तो बनेगा हमारा ठीक है, तो हमारी इक्विवेलेंसी आ गई मटेरियल की कितने की, 80,000 की इक्विवेलेंसी आ गई। लेकिन जब हम कन्वर्जन के निकालेंगे तो हो सकता है कि कुछ और आएगी, क्योंकि इस पे हमारी सिर्फ 5,000 की ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट की इक्विवेलेंसी है, और ये हमारी मटेरियल की इक्विवेलेंसी थी। अब हम बातें करेंगे कि पर यूनिट हमारा कॉस्ट क्या आने वाला है। तो 740, जी भाई वीडियो स्टक हो गई, मेरे पास हुई या दूसरा के पास? नहीं वीडियो चल रही है, मेरे पास चल रही है। वीडियो रुक गया है, नहीं आ रहा है। वीडियो रुक गया है, रुक गया है। वॉइस भी वीडियो बहुत कैसे रुक डिस्टर्बेंस है, गया बताइए ना। वॉइस डिस्टर्बेंस भी बहुत है। अभी आ रहा है वीडियो, अभी तो लोड हो रहा है खाली, अभी नहीं आया। आ गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आपने देखा था, तो 7 एक्सप्लेन करो। हेलो जी देखे थे हम लोग, जी वो हम लोग आप जो परसेंटेज जो डाले थे ना वहां पर थे हम लोग। हाँ चलो ठीक है, सॉरी, तो मेरे को भी नहीं पता कैसे कट हो जाता है, कट हुआ। तो यहाँ तक ये परसेंटेज हमने डाला कन्वर्जन के लिए, और ये कन्वर्जन का परसेंटेज डाला, इससे इक्विवेलेंसी हमको पता चल गया, इक्विवेलेंट यूनिट पता चल गया। अब मेरे को कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से पता चल जाएगा आराम से, कॉस्ट पर यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट।
तो हमने यहाँ सिंपल तरीका निकालना है 740 बाई 80 का 740 डिवाइड बाई 80,000 करते हैं हम, तो हमको मटेरियल का पता चल जाता है। और इधर अगर करते हैं 650 डिवाइड बाई 65,000 तो इससे हमको कन्वर्जन का पता चल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा था कि हमको ये बताइए कि हम प्रोडक्शंस पे कितना चार्ज करेंगे और WIP पे कितना चार्ज करेंगे। तो हम आपको बता दें, प्रोडक्शंस हमने कितने कंप्लीट किए थे, 60,000। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 60,000 से, इंटू 60,000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और हम इसको भी मल्टीप्लाई, कन्वर्जन भी हमारा चूंकि 60,000 कंप्लीट हो चुका था तो उससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ऑल टुगेदर जो हम प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर 150,000 कंप्लीटेड यूनिट पे हमारा कॉस्ट है। और जो WIP में आइटम्स है उस पर हमारा कॉस्ट क्या है कि हमारा 925 तो हमारा लग गया, लेकिन कितना यूनिट पे लगा, वो 60,000 जो हमारा पूरा ये जो 20,000 यूनिट था उस पे लग गया पूरा का पूरा 100% पे। लेकिन जब हम कन्वर्जन पे आएंगे तो कन्वर्जन पे सिर्फ मेरा 5,000 का इक्विवेलेंसी है, तो हम सिर्फ 5,000 की इक्विवेलेंसी पे हिसाब करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस पे यहाँ पे लिख लेंगे 235,000, यानी कि 11,55,000 और 235,000। तो ये 11,55,, 235,000 ये हमारा आंसर सी बनेगा। तो इस तरह से हमको अपना कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं, जिसपे हमारा फिर कैलकुलेशन है कि वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम हमको यूज करना है। तो सेम क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, सेम ही है। तो और ये हमारा जो क्वेश्चन था ये फीफो मेथड पे था, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम इसको कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंट बिकॉज दिस इज अंडर, ये 9 जो है वो अंडर फीफो है। नाइन जो है हमारा फीफो पे है। तो अब हम 9 के लिए इंफॉर्मेशन हम लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ड्रॉ करेंगे। हम फिर भाई आपसे बोलेंगे एक काम कीजिए, ये प्रोडक्शन लाइन ले लीजिए, कैसे कंप्लीट होता है प्रोसेस आप लिख लीजिए। अब हमने ये चीजें कंप्लीट करी, आपसे हमने बोला एक काम कीजिए, ये आपने क्या लिखा, तो अब इस बार इसको जो थोड़ा सा ये इसमें आप लीजिए, इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। और इस पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अब देखें, अब हम ट्रांसपोज करके हम सबसे पहले ओपनिंग पे लेते हैं। ओपनिंग में हमारे पास कितनी यूनिट है, 20 यूनिट है। मटेरियल जो है, मटेरियल है, मटेरियल हमारा कितना परसेंट कंप्लीट है, ऑलरेडी 60% कंप्लीट है। तो बैलेंस और कितना परसेंट है कंप्लीट करना पड़ेगा, 40%। और उसके लिए मेरे लिए इक्विवेलेंट यूनिट क्या बनेगा, हम इतना यूनिट पे सिर्फ काम करेंगे। ये ऑलरेडी हमारा 40% मटेरियल कंप्लीटेड था, परसेंटेज कंप्लीशन 40% था। तो अब मैं जो काम करूंगा वो हमारा 40% पे काम होगा, एंड दैट विल ये हमारा वो उससे 8 यूनिट बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हमने इंट्रोड्यूस कितना किया, 90, हमने ट्रांसफर कितना किया, 100। इसका मतलब है कि बाकी जो 80 है वो क्या हुआ, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। अगर ये इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड है इसका मतलब क्या है, ये 100 पे हम बातें कर रहे थे, ये हम 100 ट्रांसफर किया, 100 ट्रांसफर किया, उसमें हमारा ये 80 यूनिट जो है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। तो इस पे हमने 100% पूरा काम किया होगा, इस पे हमने पूरा का पूरा 100% काम किया है। तो इस पे हमारा इक्विवेलेंसी बनता है 80%। अब जो हमारा हाथ में जो आइटम बचता है वो बचता है क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है वो हमारे हाथ पे कितनी बचती है, 10 बचती है। अब वो जो 10 बचती है उस पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई मेरे जो है 40% कंप्लीटेड है,
तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर 40% अप्लाई करके हम निकाल देंगे। अच्छा, ये सारा चीज कंप्लीटेड, ये जो मैंने निकाली है ये कन्वर्जन्स के लिए निकाली है। रीजन ये है कि मटेरियल्स के लिए ये सारी चीजें कंप्लीटेड थी। अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है हाँ, ये जो है हमारा इस पे ये इस पे हमारा 0 एफर्ट लगना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ना कंप्लीट करके आ चुके थे पिछले बार, क्योंकि मटेरियल हम इनिशियली में लगाते हैं। और बाकी जो ये इसके ऊपर भी मेरा 100% हो चुका है, तो हम यहाँ पे 100 ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला कन्वर्जन के कंटेक्स्ट में 60% ओपनिंग में कंप्लीटेड था, क्लोजिंग में था। साथ में बोला कि मटेरियल चूंकि सारा बिगनिंग में कंप्लीट होता है, तो और हमको उस पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमसे सिर्फ क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट बताइए कन्वर्जन कॉस्ट का। किस चीज का? कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट बताइए। तो जब हम कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो हम डायरेक्टली इसको टोटल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 92, जो कि आंसर बनेगा बी। तो इस तरह हमने आंसर अपने निकालने हैं। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक ये कंप्लीट करते हैं। इस फीफो पे एक छोटा सा आपको डिस्कशन बता दूं कि जब आप फीफो करते रहेंगे तो आपको 3 चीजें लिखनी है। ओपनिंग से कितना आया, उसके बाद क्योंकि फीफो ये बोलता है कि जब आप ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले आप पहले वाला आइटम ट्रांसफर कीजिएगा और साथ में बाद में जो करंट प्रोडक्शन है वो ट्रांसफर करिएगा। तो आप जब 100 ट्रांसफर दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस 100 में ओपनिंग का भी 20 है और करंट प्रोडक्शन का भी 80 है। तो ये एक थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फीफो एंड वेटेड। वेटेड में पीछे से कैलकुलेशन इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट कितना ट्रांसफर्ड है और कितना क्लोजिंग स्टॉक में है। लेकिन जब हम फीफो करेंगे तो मेरे को एक रिलेशन समझना पड़ेगा कि ओपनिंग ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में मेरे को समझना पड़ेगा कि ओपनिंग कितना इंक्लूडेड है, उसको रिमूव करेंगे, बाकी जो बचेगा वो इसका मतलब है कि वो करेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया और ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इस तरह से जाके हम आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पे बोलता है कि अब हमको क्या बताना है। ये भी एक फीफो का सवाल है। बोल रहा है ये फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्वेश्चन है। साथ में क्वेश्चन बोलता है कि 10% कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन पे हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इक्विवेलेंट कन्वर्जन कॉस्ट मांग रहा है। क्वेश्चन इज रिमेन सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हम फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं आपके इसके लिए कि देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपके पास एक WIP की ओपनिंग है जिसमें आपने 100% कंप्लीट कर लिया और 75% कन्वर्जन पे काम किया। तो आप यहाँ से हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 10,000 था, तो 10,000 हम यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा ये हमसे इस पे नहीं मांग रहा, तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। हमसे सिर्फ कन्वर्जन का मांग रहा, तो हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, अगला बोला है कि 75% कंप्लीटेड था, यानी कि फर्दर आपको और कितना कंप्लीट करना रह गया था, 25% कंप्लीट करना रह गया था। आपने बोला कि आपने कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 90,000 है और WIP में आपके 8,000 बचते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये 90,000 आपने कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर जब किया होगा तो इसका मतलब ये 90 में 10 जो है वो ओपनिंग का है, बाकी का जो होगा 80,000 वो आपका क्या होगा, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। तो जब इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड है इसका मतलब क्या है कि वो यूनिट आपके जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आपने उस पर 100% पूरे के पूरे एफर्ट लगाए हैं। अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि आपने कितना बोला है, आपने बोला है कि आपके क्लोजिंग इन्वेंटरी में 8,000 यूनिट बचता है। कितना यूनिट बचता है, 8,000। तो 8,000 यूनिट अगर हमारे यहाँ पे अगर 8,000 यूनिट बचता है
तो हमने 8000 कर लिया और इसके ऊपर हमारा बोल रहा है क्वेश्चन की 60% कंप्लीटेड है, तो मैंने 60 डाल दिया, तो ये हमारा बना। अब मेरे को ये समझना था कि ये वाला क्या उस कैलकुलेशन में सेट हो रहा है, क्योंकि हमको थोड़ा डाउट लग रहा था। ये 8000 इसको करना पड़ेगा। इसमें हमको एक छोटा सा डाउट ये लग रहा है कि देखिए अब हम इसमें समझते हैं कि अगर ये हमारा क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग में बता रहा है 8000 क्लोजिंग है, और ट्रांसफर कितना बता रहा है, ट्रांसफर बता रहा है कितना 90,000 का, तो ये हो गया। इसमें हमारे पास ओपनिंग पे कुछ बैलेंस बता रहा है, ओपनिंग में कितना बता रहा है 10,000, तो इसका मतलब हमने इंट्रोड्यूस कितना करंट ईयर में करा होगा 88,000। हमने कितना इंट्रोड्यूस करा होगा 88,000 हमने इंट्रोड्यूस करा होगा। तो ये हम एक सिर्फ एक चेक बनाया जो हम चेक करना चाह रहे थे। तो देखिए ये पूरे प्रोसेस में देखिए हमारा 88,000 इंट्रोड्यूस भी हो गया, 10,000 का ओपनिंग भी आ गया। अब हमारा 87,300 हमारा आंसर बनना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह जाके हम इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। दिस क्वेश्चन वाज रियली रियली वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होने हैं और बहुत सारी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी आप बताओ कि ये वाला क्वेश्चन पे आपको कुछ समझ में आया, क्या लगा? इस क्वेश्चन पे आप अपना आइडिया दो असाइनमेंट पे। रोशन भाई ये कादरी साहब जी भाई, अस्सलामुअलैकुम। बताएं इसमें चीजें समझने में क्या दिक्कत हुई वो बताइए। जी कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिकैप हुआ है, बहुत अच्छा था, एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी। बहुत ये सारे जो जो लेकिन पॉइंट्स बहुत भूल गए थे वो काफी जबरदस्त, पॉइंट्स याद आ गए, जो जी टच ये में नहीं वाला रहने बहुत से जो। जबरदस्त था। जी 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 जी, बहुत लॉजिकल था। हमको लगता है आजम भाई ये अकेले घर पे बैठते तो बन जाता है क्या आपसे? जी महाराज भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी लेकिन लग रहा है बन जाएगा। जी जी महाराज भाई। तुक्का नहीं मारना भाई, किसी भी टाइम में तुक्का नहीं मारना, गलत भी करना तो समझ के गलत करना, जी बिल्कुल ये नहीं। एकदम जान लीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। महाराज भाई एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है, और इतने कर लेने के बाद सेम का आपको क्या हुआ? हेलो मिराज भाई। क्या बोल रहे हैं जी भाई? आपने जो भी अभी सॉल्व किया एक्सेल में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये हाँ अभी हाँ एग्जाम में मैंने सोचा कि हम लोग एक्सेल यूज करने का नहीं है ना। नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक तो पूरी समझ आ गई ना, हाँ कैलकुलेटर पे कर लॉजिक सकते हैं ना। अच्छा समझ में आया, पर जो कैलकुलेशन के लिए हम स्ट्रगल करेंगे फिर। नहीं, कोई आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारे लिंक बेस्ड कैलकुलेशन रखे हैं। व्हेन आई एम सेंडिंग ना, इट्स या नॉट द एब्सोल्यूट नंबर्स, आपको पता रहेगा कि ये आ कहां से रहा है। या ठीक है, दैट व्हाट आई हैव यूज्ड, कि आपके कोई एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशन। आपके जब
और जब आप कैलकुलेटर पे करते हो तो यू शुड नो द लॉजिक ना कि ये आ कहाँ से रहा है. या So this is how I wrote. ठीक है, बट ठीक. एटलीस्ट आपने एक एक बार करना तो है, पूरा 10 क्वेश्चन यू हैव टू डू इट. लाइक वी टुक 1 आवर टू कंप्लीट 45 मिनट्स. तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा से ज्यादा लग जाए. इफ यू स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ इट मे टेक मोर देन 1 आवर. समझे? तो ये एक चीजें हैं, बट इट्स डूएबल. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता. और इससे अगर आप ऐसे कर लेते ना, आई कैन टेल यू कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा हम कर क्यों रहे और क्या रहे. ओके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 5. तो असाइनमेंट नंबर 5 में बोल रहा है कि जेहान सेंग इज द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द Jansen Singh is the cost accountant at the Star company and developing in a development factory overhead application rate for the company toolings and fabricating department. जो department की कर रही है, the budget overhead is दिया हुआ है. उसके बाद बोल रहा है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. जब ये वर्ड दिया रहे, इसका मतलब ये है कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड. इसके बारे में बात कर रहा है, ट्रेडिशनल मेथड. अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी जो चीजें होती है वो हमसे होती ये है कि हम इसमें करते हैं कि इसमें या तो लेबर बेस हो जाता है, या मशीन आवर्स बेस हो जाता है, या फिर यूनिट प्रोडक्शन बेस हो जाता है. ठीक, या समटाइम प्राइम कॉस्ट इटसेल्फ पर बेस हो जाता है. हम जस्ट एन एग्जांपल बताया, इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, कैन बी वेरी. तो ये चीजें ट्रेडिशनल मेथड में होती है. तो जब ट्रेडिशनल मेथड हो या डिपार्टमेंटल टाइप की हो, इसका मतलब ये होता है कि इट इज द दे आर गोइंग टू यूज एनी ऑफ दिस मेथड्स. ठीक है. तो यहाँ पे बोल दिया और दे अप्लाई. तो यहाँ पे सारी चीजें दे दिया हुआ है कि हमको बताना है टोटल कितना लगेगा वो जॉब नंबर 231 पे. अब मैं बातें कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ओवरहेड दे दिया. अब टूलिंग का ओवरहेड है मेरे पास, टूलिंग का ओवरहेड है मेरे पास, और फैब्रिकेटिंग का है. ठीक है जी. अब टूलिंग एंड फैब्रिकेटिंग का जब हमारे पास ओवरहेड है, तो टूलिंग का कितना है? टूलिंग का है हमारे पास 8625, और इधर पे है हमारा कितना, 1612. अब आवर्स दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है 460, और इधर पे दिया हुआ है 620. अब यहाँ से हमारा एवरेज पता चल जाएगा. प्री डिटरमाइंड रेट बोलते हैं इसको, प्री डिटरमाइंड रेट बोलते हैं इसको. तो ये हमको यहाँ से पता चल गया, इसका यहाँ से पता चल गया. अब इस पे कितने आवर्स लगे हैं? 12 आवर्स के हैं, उसके 3 आवर्स. इसका मतलब ये है कि इस पे जब उसकी कॉस्टिंग चेक करूंगा तो ये 225 भी आएगी और इसकी आएगी. अब अगर हम दोनों को सम कर ले तो हमारा मसला हल हो जाना. तो 303 इज द आंसर. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? डी का आंसर 303 आ रहा है. तो इस तरह से आंसर्स हमको करने पड़ेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द कंपनी दैट यूजेस द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इंस्पेक्ट दैट गुड्स एट 60% ऑफ द एज ऑफ द कंप्लीशन. द कंपनी फॉर्म एंडिंग इन्वेंटरी में 80% कंप्लीट है. हाउ वुड यू द फॉर्म्स अकाउंट्स इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. तो सिंपल सी बात है कि लॉजिक आपकी सेम रहेगी. ये क्वेश्चन हम दूसरे फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि आपसे सिंपल पूछ रहा है कि आप बताओ कि नॉर्मल एबनॉर्मल को क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोगे. तो सिंपल सी है कि नॉर्मल जो होगा वो गुड यूनिट के साथ जाएगा, और एबनॉर्मल को जो क्या होगा हम उसको सेपरेटली ट्रीट कर लेंगे. ठीक है. शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, शुड बी रिटेन एज पीरियड कॉस्ट, जो भी है ये हमारा आ जाएगा. तो ये हमारी एक लॉजिक होती है, जो लॉजिक आदमी को काम करती है. ठीक है जी. अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है कि भाई साहब मेरे को बताओ कि Southwood industry uses a processing costing से inspects its goods at the end of the manufacturing. The inspections दिया हुआ है, इसमें बोला है कि goods complete हुआ है, normal spoilage, abnormal spoilage दिया हुआ है, unit cost दिया हुआ है, material पे दिया हुआ 3.5, कन्वर्जन पे लिया हुआ है 6 और नंबर बताना है हमको क्या, फिनिश गुड्स पे बताना है कि हम क्या कितना बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये बोल रहा है यूनिट कॉस्ट मटेरियल पे कितना लग रहा है 3.5, कन्वर्जन कॉस्ट कितना लग रहा है 6। अब सुनिए गुड यूनिट कितना है 16,000, स्पॉइलेज कितना है 3,000, तो 16,000 गुड यूनिट है। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना है आपका 300, यानी कि गुड यूनिट पे हमारा एक्चुअल में कॉस्ट कितना जा रहा है। गुड यूनिट हमारे पास जो कॉस्ट अलोकेट होगा वो कितने यूनिट पे अलोकेट होगा 16,300 यूनिट पे अलोकेट होगा। बाकी जो हमारा जो एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं सेपरेटली ट्रीट करते हैं। तो हम उसको 100 को यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद हमसे बोल रहा है कि आप मेरे को बता दो क्या द नंबर ऑफ द यूनिट ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स एंड रिलेटेड कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये नंबर ऑफ द यूनिट तो पता चल गया 16,300। अब हमको कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट पता करने के लिए क्या करेंगे 3 रुपया 5 पैसा प्लस 6 यानी कि टोटल 9.5 हमने उसको क्या कर देने हैं अलोकेट करने हैं। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1,54,850 हमारा आंसर आएगा ये गुड यूनिट पे। अब हमसे पूछेगा एबनॉर्मल लॉस का क्या कीजिएगा भाई साहब, तो हम उसको बोलेंगे देखो मेरे भाई ये एबनॉर्मल लॉस जो होगा ना इस अमाउंट को हम ट्रांसफर टू पीएल लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएल लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारा रिमार्क्स रहेगा, ठीक है जी। ये हमारा कॉस्ट आ गया और ये इसका रिमार्क्स हो गया। तो ये हमको पता होगा तो ही हम लिख पाएंगे वरना नहीं लिख पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 10 था, ये था, सब कुछ था। अब हमसे बोला है कि वेटेड एवरेज कॉस्टिंग अगर हम मेथड यूज करते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है तो हम इसको दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 5 पे मैं आ रहा हूँ। द कंपनी यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहा है, बी इज एडेड, ठीक है। बी जब ऐड कर रहा है कब, जब 40% कंप्लीट हो जाता है, added 40% is added when the units are 20% complete and remaining 60% जब when goods are completed the 80%। ये इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन मैंने करी हुई है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, so this I am leaving। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि अगर हमको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर यूज करना है तो हम इससे कौन सी, ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एक्टिविटी वुड बी एक्सपेक्टेड टू यूज द मशीन आवर। तो मशीन आवर किसमें, प्लांट कैफेटेरिया में नहीं यूज होगा क्योंकि कैफेटेरियाज में चूंकि कुछ और बेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। मशीन का जो सेटअप होता है वो सेटअप आवर्स पे होते हैं, वो जो इंजीनियर्स मेहनत करते हैं उनके ऊपर से होते हैं। मटेरियल की जो हैंडलिंग होती है वो बेसिकली जो होती है वो पीओ बेस पे होती है या इन्वेंट्री के रिसीविंग पे होती है। उसके बाद लेकिन जब रोबोटिक पेंटिंग्स होंगे तो दिस इज फुल्ली मशीन ऑटोमेटेड थिंग्स, तो इस पे ये इसके लिए राइट बेस कंसीडर किया जाएगा। अब बोला कंपनी इज कंसीडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबीसी कॉस्टिंग एंड द मैनेजमेंट। अब जो एबीसी कॉस्टिंग यूज कर रहा है तो मैनेजमेंट क्या लिखे, शुड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड अवॉइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस टाइप फंक्शंस। बोल रहा है कि इसको मेहनत करना चाहिए किस पे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोर काम पे करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। फिर बोल रहा है प्रोबेबली दैट वुड प्रोबेबली फाइंड अ लैक ऑफ सॉफ्टवेयर इन द lacks of software in the market so to assist in the related record keeping। वो बोला मार्केट से उठा लेना चाहिए। ऐसा बोला वो नॉर्मली गेट द एडेड इनसाइट इनटू द कॉज ऑफ द, जो एबीसी कॉस्टिंग होता है वो रीजन बेस्ड कॉस्टिंग होता है, वो मैंने आपको बताया भी था
कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ऑलवेज कॉल्ड अ रीजन बेस्ड कॉस्टिंग। जो आप रीजनिंग के हिसाब से काम करते हैं वो आपको हेल्प करती है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी यूज्ड एज अ कॉस्ट एलोकेशंस बेसिस इन द एक्टिविटी कॉस्टिंग। ऑल द फॉलोइंग्स आर लाइकली टू बी यूज्ड, ठीक है, एज अ कॉस्ट एलोकेशन बेस इन द एक्सेप्ट दिस। इसमें से एक एक्सेप्शन बताना है, एक एक्सेप्शन बताना है। तो सबसे पहले बोल रहा है द नंबर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल यूज्ड टू द यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। ये एक रीजनिंग हो सकता है, ये कॉस्ट का बेसिस एलोकेशन हो सकता है। फिर बोल रहा है कि यूनिट ऑफ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हो सकता है। वेंडर्स भी हो सकता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज होता है वो नहीं हो सकता, वो यूज नहीं होता, क्योंकि ये कॉस्ट से कोई ओवरहेड मैटर नहीं करता। यूजिंग द एबीसी कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल वन ऑफ द कॉस्ट दैट नीड टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, एंड द यूनिट नंबर ऑफ द यूनिट यूज्ड पर प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, ये हमारे लिए ये likely to be used as a cost allocation base except, यहाँ पे exceptions पूछ रहा था इसलिए हम cost of material को इसमें include नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सो आई वुड डू इट। तो मैं पढ़ रहा हूँ। Pelder Manufacturing Company manufacture the two types of the engineering diagnosis equipment used in the construction. The two products are based upon the different technology, X-ray and ultrasound, but are manufactured in the same factory. सेम फैक्ट्री में यूज किया था। पेडलर was computed the manufacturing cost of the X-ray and ultrasound product by adding the together the direct material and direct labor cost and the overhead applied based on the नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे कॉस्ट को अलोकेट हो रहा था। द फैक्ट्री हैज द 3 ओवरहेड डिपार्टमेंट एंड द सपोर्ट ऑफ द सिंगल एक्टिविटीज लाइंस। जो दिया हुआ है हमारे पास बजटेड ओवरहेड भी दिया हुआ है। उसके बाद अब हमको बताना है कि अब हमको अल्ट्रासाउंड की कॉस्टिंग बताना है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मैं आपको बता इसमें 4 चीजें 3 चीजें की एक्टिविटी है। तो मैं आ रहा क्वेश्चन नंबर 9 पे। It is very good question. तो हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं, इंजीनियरिंग सेटअप, इंजीनियरिंग डिजाइन, और लास्ट में सेटअप। और ये तीनों का टोटल आई थिंक, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास 3 कॉस्टिंग है। अब हम तीनों को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको बताना है कि जो इंजीनियरिंग डिजाइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग चेंज पे डिपेंड करेगा। इसकी एक्टिविटी क्या होगी, इसकी जो एक्टिविटी होगी नंबर ऑफ डिजाइन चेंज हो जाएगी इसकी एक्टिविटी। अब इसकी एक्टिविटी टोटल क्या होगी, 3 होगी। एक्टिविटी टोटल क्या होगी, 3 होगी। अब हम कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम इसको करेंगे 6 डिवाइड बाई 3। अब हम सेम यहाँ उसके बाद जो है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का जो बेसिस रहेगा नंबर ऑफ पार्ट्स यूज्ड रहेगा, बेस रहेगा नंबर ऑफ पार्ट्स यूज। तो यहाँ से मैंने 400 और 600 1000 यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ। उसके बाद जो तीसरा
प्रोडक्ट डिजाइन में नंबर ऑफ जो सेटअप कॉस्ट है वो नंबर ऑफ सेटअप्स पे डील करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ सेटअप्स मैंने कॉपी कर लिए और 8 और 7 15 15 हमारे नंबर ऑफ सेटअप्स है। तो इससे मेरे को कॉस्ट पता चल गई। अब मैं बताता हूँ कि हमारी जो कॉस्टिंग बनेगी वो कैसे बनेगी। हमको किसकी कॉस्टिंग निकालनी है? अल्ट्रासाउंड मशीन की निकालनी है। तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड सिस्टम है जिसमें मटेरियल लगा है 8। तो हमने निकालना शुरू किया है अल्ट्रासाउंड का हमने मटेरियल यूज किया 8000 का। उसके बाद हमने क्या यूज करा? हमने यूज किया लेबर कॉस्ट यूज करा कितने का? 12000 का। ठीक है, अब हम ओवरहेड पे आएंगे। तो ओवरहेड हमारा एक्चुअल में 3 है, तो हम तीनों को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हम चेक करेंगे कितना कितना टाइम क्या क्या चीज हमने यूज किया। तो बोला कि इंजीनियरिंग आपने 1 टाइम यूज करी है, तो इंजीनियरिंग हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई इंजीनियरिंग कितने का? 2000 का। तो लिख लिया। फिर आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपने मटेरियल हैंडलिंग यूज किया है कितना बार? 600 बार यूज किया है। 600 यूनिट्स आपने चेंज करे हैं, तो हम लिखेंगे 600 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर हमारे से अगला पूछेगा कि अच्छा ये सब बताइए कि सेटअप में मेरे जो हैं वो कितने यूज किए गए। तो मैं बताऊंगा कि 7 टाइम्स आपने सेटअप लगाए हैं। पर सेटअप के आपके 200 बनते हैं, तो आपने लिखने हैं 7 इंटू ये 200 के सेटअप कॉस्ट है। तो इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट निकल आई ओवरहेड लेने के बाद, मटेरियल एंड लेबर लेने के बाद। कितना? 15,600। अब यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कितने का यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ? 100 का। तो अब हमसे निकालने का है, हमको क्या लेना है? हमको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आएगा 15,600 डिवाइड बाई 100, जो कि आएगा 156 रुपया। 264 सेटअप में आया कितना? 1400। 14 लेबर कॉस्ट 12,000 है। लेबर कितना है? 12,000 है, सॉरी। अच्छा, तो 264 हमारी कॉस्टिंग आएगी। तो इस तरह हमने कॉस्टिंग कंप्लीट कर ली सारा को अंदर एबीसी कॉस्टिंग। तो सबसे पहले आप जब एबीसी कॉस्टिंग यूज करेंगे तो आपको क्या चाहिए? कॉस्ट पुल चाहिए। क्या चाहिए? कॉस्ट पुल। कहाँ पे कॉस्ट जमा हो रहा है, या जिसको हम लोग कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसकी अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट हमने खर्च किया। फिर हमको चाहिए एक्टिविटी, फिर हमको चाहिए टोटल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि हमको जब तक टोटल नहीं पता चलेगा हम उसको पर यूनिट नहीं निकाल सकते। टोटल ऑफ एक्टिविटी निकाल लिया, फिर हमने कॉस्ट पर एक्टिविटी निकाला, और जितना एक्टिविटी हमने यूज किया है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया अपने कॉस्ट से। तो इस तरह हम अपना 264 निकाल लेंगे। अब ये हमारी जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक चॉकलेट बेकर्स मैन्युफैक्चर्स कंपनी है जिसमें बोल रहा है कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं अंडर एबीसी कॉस्टिंग पे। उस पर हमने ये बना के रखी हुई है, रेवेन्यू दिया हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और बाकी जो है डिलीवरी कॉस्ट दिए हुई है। ठीक है, अब डिलीवरी के ओवरहेड निकालने हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि बताएं कि मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉफिन्स एंड चीज केक्स दो चीजें, दो आइटम है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 पे हमारे पास दो आइटम है, मॉफिन्स एंड मफिन है और चीज केक्स है। मफिन्स एंड चीज केक्स है हमारे पास दिए हुए। अब हमको बोल, इसमें 150 डिलीवरी है, इसमें 150 डिलीवरी है, 150 डिलीवरी है, इसमें हमारी 85 डिलीवरी है।
साथ में बोल रहा है कि हर डिलीवरी जो है वो कितने मिनट की है, 10 मिनट्स की है, और इधर में 15 मिनट्स की है। इधर में 10 मिनट्स की, इधर की 15 है। यानी कि हम इसमें आवर, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो मेरे को पता चल जाता है 1500 मिनट लग रहे हैं और 1200 मिनट लग रहे हैं। ये मिनट्स लग रहे हैं, टोटल मिनट। अब हमारे पास कन्वर्ट करने पड़ेंगे आवर्स में। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 कर लेंगे, डिवाइड बाई 60 कर लेंगे, तो हमने आवर्स पे कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन बचता है कॉस्ट पर आवर दिया हुआ 20 एंड 20, 20 एंड 20। यहाँ पे भी 20 दिया हुआ है कॉस्ट, और यहाँ भी हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ 20। तो हमने यहाँ से निकाल लिया 20 मल्टीप्लाई बाई दिस कर लिया 500, ये मल्टीप्लाई बाई, यानी हमको टोटल कॉस्ट निकल गया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ टोटल कॉस्ट निकाल लिया, ये टोटल कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है। अब हमारे पास पहले से जो ये था, अब हमसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है। अब हम ऊपर से लेते हैं कि हमारा ये 53,000 का रेवेन्यू था, अगेंस्ट में हमारा कॉस्ट कितने का था, 26,000 का। तो हमारे पास जीपी कितना आ रहा था, 27,000। इधर पे हमारा सेल था 46,000 का, और हमारे पास कॉस्ट था 21,000 का। हमारा जीपी कितना आ रहा था, 25,000 आ रहा है, और हमारे पास जो डिलीवरी का कॉस्ट है 500, और ये अब हमारे पास जो प्रॉफिट बन रही है 26,300। तो हमारा जो प्रॉफिट डिफरेंस है कितने का, 1925 है। तो हम लिख देंगे कि जो चीज इसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, चीज़ केक्स में हमारे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी मफिन्स में हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि मफिन्स के पास जो है 1925 की प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमसे मांगा नहीं था। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, ठीक है। तो भाई लोग, जी भाई। यस सर। अब बताएं कि यहाँ तक की चीजों में कोई ऐसी बात है जो समझने में मुश्किल हुई है। थोड़ा फास्ट हो गया बट नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग फिर से देखेंगे। देखिए फास्ट तो हुआ है, दैट आई नो, बिकॉज मैं खुद भी फास्ट गया हूँ। रीजन है कि आज वाले दोनों सेक्शन, दोनों पार्ट अपने आप में कॉस्टिंग का दिल था। ओवरहेड कॉस्टिंग का दिल होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग का दिल होता है। वट एवर वी स्टडीड टूडे वो एग्जाम के सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी रिकैप हो गई हैं। तो पीछे जो हमने 2 कराए हैं और 6 मैं भेज रहा, और आई जस्ट ओपन क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is also based on overhead only. तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके रखते हैं देन आई विल टेक, बिकॉज आज वाला बहुत हैवी था। 9 पे देखते क्या है।
9 एंड 10 जो क्वेश्चन है ना भाई, वो एक्चुअल में तकरीबन 30 क्वेश्चन का सेट है। 9 and 10 is the set of 30-35 questions. So all together we will do 120 questions from the costing to get the full confidence. और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा बल्कि हमारा ये पूरा का पूरा पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 5 सेट कर लिया अपने साथ बैठ के। 2 मैं भेज रहा हूं ट्राई करने के लिए। आई विल डू 1 by 1 all the question and you will match it by yourself, but at least try reading this. एक बार रीड तो करें। क्या बोलते हैं असरार भाई? जी भाई बिल्कुल। बट अभी जो है ना, अभी हम लोग 4 घंटा पढ़ाई किया, 4 घंटा में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया। समझ रहे हैं? जी जी। तो अगर कायदे से अगर लास्ट नहीं वही आज का लास्ट सेशन दोनों मिला के बराबर। हम लोग 50 पे है ना? हाँ 50 पे। We finish 50 क्वेश्चन। जी जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कायदे से अगर टाइम दे अगर तो मेरे पढ़ाने के बाद 2 से 3 दिन अगर आप टाइम दे तकरीबन 20 आवर्स, तो आपकी पोस्टिंग आपके पूरे ग्रिप में हो जाएगी। एटलीस्ट ये 15 मार्क्स के लिए आपको किसी से सोचना सोचने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है जी बिल्कुल सही। नसीर भाई बताएं क्या प्रोग्रेस क्या है, क्या पोजीशन क्या है चीजों की? नसीर भाई बताएं क्या पोजीशन क्या है? मिराज भाई, आई थिंक नसीर भाई नहीं। हेलो। यस भाई। यस भाई। या आप एक छोटा सा एग्जांपल देके वेटेड एवरेज मेथड और एक्टिविटी